कुछ नेता वोट से चुन के आते हैं, कुछ नेता सिस्टम से उठ के आते हैं, पर यहीं पर कुछ ऐसा नेता होते हैं कि जो एक बार कुर्सी पर बैठे तो खुद को भगवान समझने लगते हैं। उनके लिए कानून, इंसाफ और जिंदगी सब कुछ एक खिलौना ही बन जाता है। जब एक नेता पहली बार कुर्सी पर बैठता है तो उसके आंखों में कई सारे सपने होते हैं, इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए और इस देश के संविधान के प्रति। पर यहीं पर कुछ ऐसे नेता होते हैं जो इस कुर्सी पर बैठने के बाद उस कुर्सी को कुर्सी नहीं बल्कि सिंहासन समझने लगते हैं और खुद को भगवान समझने लगते हैं। इन लोगों का सबसे बड़ा वेपन होता है लोगों की भूलने की आदत, क्योंकि हम हमेशा केवल सिर झुकाकर वोट देते हैं लेकिन कभी उन नेताओं से सवाल नहीं करते। उनके लिए कानून कोई संविधान नहीं बल्कि उनका ईगो का सर्टिफिकेशन ही सबसे बड़ा कानून बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक आम मिडिल क्लास परिवार के अमित की। अमित अपने गांव से एजुकेशन कंप्लीट करके शहर निकल पड़ता है एक अच्छे जॉब की तलाश में। उसे एक कंपनी में अच्छे सैलरी का जॉब मिलता है। आगे चलकर वो लोन से एक फ्लैट लेता है, शादी करता है और वो हर एक चीज करता है जिससे उसके माँ बाप और उसकी पत्नी खुश रह सके। तो ऐसे ही एक वीकेंड पर अमित प्लानिंग करता है कि वो उसके परिवार को कहीं बाहर घूमने लेकर जाएगा। तो वो वंदे भारत की 4 ट्रेन टिकट बुक कराता है, 2 उसके माँ बाप के लिए, एक उसके लिए और एक उसके बीवी के लिए। वो लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं। आगे चलकर ट्रेन में एक फैमिली चढ़ती है। उनमें से एक फैमिली का मेंबर आकर उसे कहता है कि ये विंडो सीट मुझे दे दो। जब अमित उसे कहता है कि भाई साहब ये रिजर्वेशन मेरे नाम से हुआ है और तो मैं आपको ये सीट कैसे दे दूं, तो यह आदमी अमित को चिल्लाकर कहता है, तू जानता है मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, मैं एक एमएलए हूँ, मुझे ये सीट चाहिए मतलब चाहिए। अगर तू मुझे ये सीट नहीं देगा तो तू देख ले तेरा क्या होगा। अमित की माँ डर जाती है। वो अमित से कहती है कि बेटा ये सीट उन्हें दे दो, लेकिन अमित भी काफी ढीठ होता है, वो अपनी सीट छोड़ता ही नहीं। फिर आगे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती है तो कुछ 3-4 गुंडे उस ट्रेन में चढ़ते हैं और वो आकर अमित को मारने लगते हैं। वो अमित को मारते समय कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई दादा को नहीं बोलने की, तू जानता है दादा कौन है और दादा की पावर क्या है। अमित की माँ उन लोगों के सामने भीख मांगती है कि उसे मत मारो। अमित के सर से खून बहने लगता है, फिर भी ये लोग उसे मारते ही रहते हैं। यह कहानी दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित है, पर मैंने उसका नाम बदलकर अमित कर दिया है उसकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बात यह है कि यह कहानी सिर्फ अमित अकेले की नहीं है, यह कहानी है उन सारे लोगों की जो ऐसे नेताओं के शिकार बनते हैं। और इसमें कुछ नेताओं का ही जिक्र नहीं बल्कि उस सिस्टम की भी गलती है जो ऐसे नेताओं को भगवान बनने का लाइसेंस बांट रही है। अब सवाल ये नहीं है कि ये नेता लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम कब तक चुप रहेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इन नेताओं की गुंडागर्दी समझते हैं और इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। किसी भी लोकतंत्र देश की नींव होती है वहां के नेताओं की ईमानदारी और लोगों का उनके प्रति विश्वास। लेकिन जब यही नेता जनता से ऊपर उठ जाते हैं और खुद को भगवान समझने लग जाते हैं तो लोकतंत्र केवल एक तमाशा बनकर रह जाता है। 2018 उत्तर प्रदेश का देवरिया, एक शेल्टर होम से अचानक से 24 लड़कियां गायब हो जाती है, लेकिन कई महीनों तक कोई जांच नहीं की जाती क्योंकि यह शेल्टर होम एक विधायक के करीबी अधीन था। यानी कि यह शेल्टर होम किसी सरकारी एमएलए के नाम से रजिस्टर नहीं था, लेकिन उसे अनऑफिशियली तरीके से एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा था। इस वजह से सिस्टम उस शेल्टर होम में हाथ डालने से डरता था। 2017 बिहार में एक पूर्व सांसद के बेटे ने रोड रेस में एक लड़के को इस वजह से मार डाला क्योंकि उसने उसकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की थी। सीसीटीवी मौजूद थे, गवाह भी थे, लेकिन फिर भी 48 घंटों तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्योंकि उस बेटे का बाप एक सांसद था। 2021 लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, जहां पर किसानों का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन एक कार अचानक से इसमें घुस जाती है और 4 किसानों को कुचल देती है। इसका आरोप एक केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर लगता है, लेकिन मामला सामने जब ही आता है तब लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर यह एक आम इंसान का बेटा होता तो क्या 4 किसानों को कुचलने के बाद भी वो 10 दिनों तक आजाद घूमता था? ये केस सिर्फ कोई आइसोलेटेड नहीं है बल्कि हर एक राज्य में कुछ
ऐसे नाम हैं जिन्हें इस सिस्टम ने केवल एक कुर्सी नहीं दी बल्कि एक ऐसा लाइसेंस दिया है जहां पर वो लोग कानून से ऊपर उठ जाते हैं। उनके बेटे शहरों के नाइट लाइफ में वीआईपी एंट्रीज लेते हैं, पुलिस वालों को थप्पड़ मारते हैं, स्टूडेंट्स को धमकाते हैं, लेकिन प्रशासन यही कहता है कि जांच जारी है और जब तक के जांच कंप्लीट होती है तब तक के सबूत गायब हो जाते हैं या फिर गवाह मुंह कर जाते हैं और उनका अपराध एक गलती में बदल जाता है। जब किसी आम आदमी पर कोई एफआईआर दर्ज होता है तो पुलिस उसके घर पर दस्तक देती है, उसे गिरफ्तार करती है, पर यही सेम केस किसी पॉलिटिशियन के साथ या उसके करीबी के साथ होता है तो फिर पुलिस सभी तरीके से क्रॉस चेकिंग करती है और कुछ महीने तो कई सालों तक इस मामले को टाल दिया जाता है। ऐसे ही 2017 में एक नाबालिग लड़की ने एक बीजेपी सांसद कुलदीप सिंह सेंगर पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उसका रेप किया, लेकिन फिर भी कई महीनों तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन जब उस लड़की ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद को जलाने की कोशिश की तभी यह मामला सामने आया। कुलदीप सिंह सेंगर तब भी सत्ता में थे। उसी दौरान पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो जाती है। जो गाड़ी उन्हें कोर्ट लेकर जा रही थी उसको एक भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। सिंपल कहूँ तो एक्सीडेंट होता नहीं बल्कि करवाया जाता है। पीड़िता के घर वालों को चुप करा दिया जाता है, मीडिया ने लोगों का ध्यान भी भटका दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर ये किसी मंत्री या किसी बिजनेसमैन की बेटी होती तो क्या उसे खुद को जलाने की जरूरत पड़ती थी? ऐसे ही पुणे के डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए छात्र ने वहां के प्रोफेसर को खुलेआम धमकाया। उस टाइम पर वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें वो खुलेआम धमकी देता है कि सर हमसे पंगा मत लो, हमारे लोगों का कनेक्शन सीधा मंत्री से। और अगले ही दिन उस कॉलेज के मैनेजमेंट ने उस प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया। राजस्थान 2019 में जब एक महिला थानेदार ने वहां के लोकल काउंसिलर के बेटे को इलीगल शराब बनाने के जुर्म में पकड़ा तो उसका अगले ही हफ्ते में ट्रांसफर कर दिया गया। जो लोग कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्हीं हाथों के बीच में सत्ता की दीवार आ जाए तो ये कानून के लंबे हाथ भी झुक जाते हैं। जब इंसाफ के स्केल पर किसी नेता का वजन बढ़ जाता है तो वहां पर न्याय कोई रियलिटी नहीं बल्कि एक शब्द ही बनकर रह जाता है। इस देश में कई सारे ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की, पर पुलिस ने हमेशा एक ही लाइन कही कि ऊपर से प्रेशर है या फिर जांच जारी है। सिस्टम का ये झुकना कई 1-2 सालों से नहीं चल रहा है, कई सालों से यही चलते आ रहा है, जहां पर सत्ता सिर्फ बोलती है या फिर वो जुर्म करती है और आम जनता सिर्फ सहती है। सत्ता मिलती है इसी जनता के भरोसे, लेकिन जब यही लोग चुनकर आते हैं तो खुद को इस जनता के ऊपर समझने लग जाते हैं, खुद को भगवान समझ बैठते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हमने एक नेता चुना था या फिर एक भगवान? दोस्तों, हम एक लोकतंत्र में जीते हैं, लेकिन हम रोज कुछ ऐसे लोग पाते हैं जिन्हें सिस्टम छू भी नहीं सकता है, फिर चाहे उन्होंने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो। सिर्फ उनके पास पैसा है, शोहरत है और पावर है। दोस्तों, देश तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम केवल सिर झुकाकर ओटी करते रहेंगे। अब टाइम आ चुका है इन नेताओं से सवाल करने का और हिसाब मांगने का। अगर आप मेरे इस सोच से सहमत हो तो इस वीडियो को सिर्फ शेयर मत कीजिए बल्कि मेरे इस विचार को जिंदा रखिए, क्योंकि हम एक भगवान नहीं चुनते, हम एक जिम्मेदार नेता चुनते हैं। अब उन्हें अच्छा काम करना होगा और हमें जवाब भी देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।